हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम शेड्यूल 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम कवर अप करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट के माइंड में कुछ हद क्वेरीज रहती हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगी ब्रीफली। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैंने आपको अर्लियर ये कन्वे किया हुआ है कि न्यूमेरिकल पेपर में अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है, अच्छी कमांड करनी है या कम समय पे कमांड करनी है, तो उसकी थ्योरी पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट्स हैं ये फिक्स्ड है। शेड्यूल 3 के जो ये फॉर्मेट्स गिवन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके फिक्स्ड है। इसमें आप कोई भी चेंजेस खुद की मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों ना इन फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करके अपने माइंड में सेटल कर दिया जाए। तो ये सेशन में सेपरेटली इसलिए करा रही हूँ कि आप अपने न्यूमेरिकल को बार बार रिवीजन ना दे करके, न्यूमेरिकल में देखिए कई स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, एक एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, किसी के साथ एक दो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है और आप उसे एक 1 डे रिवीजन नोट में ऐड कर सकते हो। तो आपको पूरा पूरा लेंदी न्यूमेरिकल देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये जो सेशन है, इसे आपको मल्टीपल रिवीजन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये इसीलिए सेपरेट सेशन है कि आपने इसे मल्टीपल रिवीजन देना है, अपने कीमती समय को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। हमें न्यूमेरिकल को मल्टीपल रिवीजन नहीं देना। 1, 2 या 3, 4 जितने भी एडजस्टमेंट आपको ट्रबल कर रहे हैं, उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लें और वहां पे एडजस्टमेंट्स को लिखें और वीकेंड में उसे रिवीजन करें, ताकि लेंदी जो न्यूमेरिकल्स के वीडियोस हैं आप उस पर अपना समय ना गंवाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है, इसीलिए मैं सेपरेटली टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू दी बेस्ट एज लोएस्ट पॉसिबल टाइम। और जहां पे टाइम बचा सकते हैं, लाइक न्यूमेरिकल सेशन को मल्टीपल रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो वहां नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपके जो मन में डाउट हो सकता है जिन स्टूडेंट को, उसको मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर, तो ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बैलेंस शीट को काफी डिटेल में कवर अप भी किया। लेकिन आज के सेशन में कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को करेंगे और 2-3 जो टर्म्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे आपके साथ, लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है, ये थोड़ी सी बातें और एक्स्ट्रा करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन से एडजस्टमेंट को टेकन केयर करें विद द एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। क्लियर है, तो इससे पहले जो हमारा था शेड्यूल 6, ठीक है, उसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं था पीएनएल अकाउंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो शेड्यूल 3 आया हमारे साथ कंपनीज एक्ट 2013 के बाद, तो ये हमारे सामने एक एग्जैक्टली फॉर्मेट लेकर के आया कि आपको इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये मिनिमम लाइन आइटम्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि कुछ हर चीजें आपको ऑन दी फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शो करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेट मी कंक्लूड इन इंग्लिश। So this is a part 2 of the form of statement of profit or loss account. And when we look into the picture and the previous era of the schedule 6, there was no prescribed form for the preparation of profit and loss account. However, schedule 3 gives us a form and the form is fixed. You cannot change. So that's why this is a session, so that you can take maximum benefit and revise multiple times. Okay, so this form of the preparation of statement of P&L account, it specify the minimum line items that need to be present on the face of statement of P&L. So let's discuss this format and we'll cover some basic terms, discussion about the exceptional item, extraordinary and ordinary items. Clear? तो चलिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिखने बैठ गए हो तो रुक जाए, आपको सिर्फ सुनना है, सबकॉन्शियस माइंड में सेटल करना है और मेरे साथ रिपीट करना है। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी सेशन के दौरान में आपको लिखना नहीं है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी। सो वॉट एवर विद द नेम, आपने सबसे पहले देना है नेम ऑफ द कंपनी, देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड होगा वो डेट आपकी सेकेंड लाइन में आ जाएगी। क्या
देन आपका सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आइटम होने वाला है आपका नोट नंबर, ठीक है। थर्ड आपका जो कॉलम होगा करंट रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स को हमें शो करना है, फिगर्स फॉर दी करंट, ठीक है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड। एंड देन आपका फिगर्स फॉर दी प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी न्यूज अपडेट्स या चेंजेस या अमेंडमेंट्स आते हैं तो आपको न्यूज बुकलेट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की या रिवाइज करने की जरूरत होगी वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ वरी नहीं करना है। वेन यू आर विद अस, आप हमारे साथ हो तो आपको 100% एनर्जी देनी है किस पे, अंडरस्टैंडिंग पे एंड मेमोराइजेशन पे जहां जहां जरूरत है, ठीक है। मीन्स आपको सिर्फ वर्क हार्ड पे फोकस करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हमारे 4 कॉलम हो गए, पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर फॉर द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। क्लियर है। सबसे पहला जो हम आइटम दिखाएंगे वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जो क्लास सेशन में होंगे वो सेपरेट होंगे, बुक्स में जो आपको गिवन है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल होंगे। तो क्लास सेशन के न्यूमेरिकल आपको साथ में करने हैं और फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपने टेस्ट, अपने आपको टेस्ट करना चाहते हो तो बुक्स के न्यूमेरिकल, कितने न्यूमेरिकल करने हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं होती ना। तो कॉन्सेप्ट्स पे इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड हो जाए। क्लियर है। सेकेंड आइटम है आपका अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम करेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वन प्लस टू, ठीक है। जब भी टैबुलर फॉर्म में ऐसे कुछ दीजिए तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है कि आपने उसे नंबरिंग दे देनी है और नंबरिंग की मदद से एग्जामिनर के लिए इजी कन्वीनियंट कर देना है सारी चीजें, ठीक है। फोर्थ में हम एक्सपेंसेस दिखाएंगे, ठीक है। फोर्थ में एक्सपेंसेस में कुछ हर चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये कुछ आध एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स का है या वर्क इन प्रोग्रेस का है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड्स का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, और क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, और एमोटाइजेशन। आई बिलीव आपको क्लियर हो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं क्लियर है तो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेशन को रिवाइज कर लेंगे, वहां पे डिस्कस किया था मैंने डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख दिए एक्सपेंसेस, आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है। और भी अदर एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन हो उसे आपको मेंशन कर देना है। क्लियर है। तो ये सारे हो गए हमारे एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअली देने के बाद आपने टोटल कर देना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो आपका आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर, ठीक है। किसके बिफोर, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम,
exceptional and extraordinary items, ठीक है। एंड टैक्स कैसे आया, आपने थर्ड से फोर्थ को माइनस करना है, तो थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए भी कन्वीनियंट है, उसे कोई बहाना ही नहीं मिलने दीजिए कि वो आपके मार्क्स काटें, है ना। आप ओवर स्मार्ट चलिए, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम को हटाएंगे हम, एक्सेप्शनल आइटम्स जो हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम्स, तो एक्सेप्शनल आइटम के बाद हमारे पास क्या बचा, एक्सेप्शनल आइटम्स के बाद हमारे 7 नंबर पे आ गया प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर कौन से आइटम बचे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो क्या किया आपने, फिफ्थ से सिक्स को रिड्यूस किया, तभी आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एट्थ में हम आ जाएंगे, ठीक है। 8 पॉइंट में हमारे कौन सा आइटम बचे, हमारे बचे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो आइटम है उनको हम डिस्क्लोज कर देंगे इन केस अगर है तो। नाइन्थ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कई बार इसको ईबीआईटी बोलते हैं, कई बार इसे पीबीटी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7 माइनस 8 कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। 10th पॉइंट क्या है, टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक करंट और एक डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स एंड सेकेंड आपका डिफर्ड टैक्स, ये दोनों आपको डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। अब 11th पॉइंट क्या बचा, प्रॉफिट भी आ सकता है या लॉस भी हो सकता है ना, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं टैक्स के बाद, प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस होगा तो आपने ब्रैकेट में डिस्क्लोज करना है, प्रॉफिट है तो एज इट इज फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड। किससे आया ये प्रॉफिट, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से, फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, जो आपका रेगुलर में ऑपरेशंस चल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 11th पॉइंट। 12 पॉइंट आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कोई ऐसा ऑपरेशन जो डिसकंटिन्यू डिसाइड किया कंपनी ने करने के लिए, तो हमें उसे भी डिस्क्लोज करना होगा, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, फ्रॉम, डायरेक्टली लिख देते हैं, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई भी टैक्स एक्सपेंस हो रहा है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन ऐसा तो नहीं कि मन किया उठाया डिसकंटिन्यू किया, कोई खर्चा पानी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो होगा, तो टैक्स एक्सपेंस होगा मेनली, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से टैक्स एक्सपेंस हटाएंगे। उसके बाद 14th पॉइंट आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट या लॉस आपका बचेगा आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो आपका नेट आएगा फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ट्वेल्व में से आपका 13 रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो 14th आपका आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये आ गया आपका आफ्टर टैक्स, किसके बाद आ गया, आफ्टर टैक्स आ गया। 15th पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया, ठीक है। हमने 11th किया था, 11th प्लस आपका 15, 14th प्रॉफिट एंड लॉस आ गया
सो ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो कंटिन्यू किया कोई ऑपरेशन या डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद हमें अर्निंग पर शेयर दिखाना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस कर देते हैं और एग्जामिनर को मौका मिलता है। और पता है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज इस एरिया को दे देगा जहां उसे कंफर्म्ड है कि स्टूडेंट यहाँ चूक सकता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट कह रहे यार मेरा एक ही तो पॉइंट रह गया था, तो उसने मेरे इतने मार्क्स क्यों काट दिए, है ना। अर्निंग पर शेयर, जिसको अर्निंग पर इक्विटी शेयर, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, ईपीएस। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा बेसिक, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर अप किया है। नहीं याद है तो रिवीजन कर लीजिएगा प्लीज। एंड डाइल्यूटेड वन, ठीक है, ये कवर अप हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जो फॉर्मेट था, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, ताकि आपको जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में एक्सप्लेनेशन ईजी है, उनको तो एक वोकैबुलरी मिल जाएगी, क्विक रिवीजन भी हो गया, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगा। उसके बाद हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, so let's see the schedule 3 part 2, the statement of profit and loss account. Okay, so initially we have to disclose the name of the company. We can see that we have to initially show the name of the company. Okay, the name of the company, and then we have to show the profit and loss statement for the year ended. We have to show the date. Okay, then we have to jump to the format. The first column is particular, the second one is the note number, third number is the figures for the current reporting period, and then we disclose the figures for the previous reporting period. Okay, then the item is, the first item is revenue from operation, second is other income, third is total revenue. That means the revenue from operation or any kind of other income will be sum total, that is first and second. The fourth will be expenses. Expenses may be the cost of material consumed, the purchase of stock in trade, the changes in inventory, it may be the finished goods, the work in progress or stock in trade. Employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, and any other kind of expenses. All these expenses need to be disclosed on individual basis, and then we have to add up together. So total expense. Then we have to calculate the profit before exceptional and extraordinary items and tax. That means total revenue which we calculated at point 3 minus total expenses, we got profit before exceptional and extraordinary item and before tax. Now time to remove the exceptional item, but first show the exceptional item. So we'll show the exceptional item at point number 6. And then we got at point number 7 profit before extraordinary item and tax. 5th minus 6th, that means profit before exceptional and extraordinary item and tax minus exceptional item, we get after exceptional item, that is profit before extraordinary and tax. Now time to remove the extraordinary. First we remove the exceptional, a very exception. Then we remove the extraordinary, and then we remove the tax. So exceptional, extraordinary and tax. So time is to remove the extraordinary item. Then we got the profit before tax at point number 9. At point number 10 we have taxes, which can be a current tax or the deferred tax. And at point number 11 we got the profit or loss, whatever may be. In the loss case we have to disclose in the bracket for the period for continuing operation. That means the current operation which is going on. So first we remove the exceptional, then extraordinary, and then the taxation. At point number 12, profit and loss from the discontinuing operation need to be disclosed, and then the next point we have to remove the tax expense from that discontinued operation. At point number 14 we get the profit and loss from discontinuing operation by reducing the profit and loss from discontinuing operation minus tax expense on that. At point number 15 we got profit and loss for the period from by adding the profit and loss from the continuing operation plus discontinuing operation. Clear? And that means if you see the everything calculation will end up at the point number 15. But point number 16 is very important for the purpose of disclosure.
So earning per equity share, that means we called in the short form as a EPS. We already covered something about it in the accounting standard session in very detail. So we have to disclose the basic earning per share separately and diluted earning per share separately. Clear? So I hope you gather a good information, and I hope you able to memorize few pointers related to this format. It's my humble request to keep revise this format. You will get the PDF revised through PDF also, or sometime few students who have a good in conscious learning. So try to listen this audio by using the headphone and revise it again and again. So next, let's discuss the terms. ठीक है, तो पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल आइटम. ठीक है, ये ऑलरेडी आपका कवर्ड होगा, बट मैं बस कुछ यादें ताज़ा करना चाहूंगी. तो शेड्यूल 3 ने एक्सेप्शनल आइटम्स के लिए बोला कि भाई इसे सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट में. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे डिडक्ट किया था क्या आने के लिए, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स. आपको रिकॉल हो रहा हो. ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ना, ये आपके शेड्यूल 3 में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं एक्सप्लेन है. ठीक है, तो कई बार ना एग्जामिनर आपका मजा लेने के लिए आपसे एक्सेप्शनल आइटम पे थ्योरी पूछ सकता है 10 मार्क्स की. तो आप कैसे लिख सकते हो, एक तो मीनिंग दे दिया आपने. ठीक है, ठीक है, एक तो मीनिंग दे दिया आपने. दूसरा डिस्क्लोजर, यानी कहाँ दिखाना है आपको, इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फॉर्मेट बना दो, डिस्क्लोजर दे दो, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, है ना. उसके बाद शेड्यूल 3 में कोई मीनिंग है क्या, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई मीनिंग है क्या, ये देखना है. तो शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी कोई भी मीनिंग नहीं शेयर की गई है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1999 में उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था. वो टर्म मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वर्ड बाय वर्ड, ताकि आप अपने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आप इसे लिख सको. ठीक है, ये वर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा. ठीक है, मटेरियल आइटम्स विच ड्राइव फ्रॉम इवेंट्स. डोंट वरी, मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगी. ठीक है, तो मटेरियल आइटम विच ड्राइव फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस. ठीक है, that fall within the ordinary activities of the reporting entity and which individual or if of a similar type in aggregate. ठीक है, need to be disclosed by virtue of their size, okay, their size or incidence if the financial statement are to give true and fair view. True or fair view. Clear? So ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने मेंशन किया है, लिखने मत बैठ जाना, पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि एक दो एक्सेप्शनल आइटम जो है ना, वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का पार्ट है, एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल है. ठीक है, तो ये क्या है, मटेरियल है, यानी काफी रिलेवेंट वेटेज रखते हैं. ठीक है, ये इवेंट से भी हो सकते हैं या ट्रांजैक्शंस. आई बिलीव आपको मीनिंग पता हो. इवेंट और ट्रांजैक्शंस का नहीं क्लियर है, ऑलरेडी वीडियो सेशन कवर्ड है, उसमें जाके देख लेंगे. एनसीईआरटी को भी कवर अप कर लिया गया है. कुछ आध ऐसे जिन स्टूडेंट का बेस नहीं क्लियर है, आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लो. ठीक है,
और अदर इंस्टीट्यूशंस के मटेरियल को भी कवर अप किया गया, तो आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सो इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, तो एक तो ये मटेरियल नेचर का है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, वो इवेंट से भी हो सकता है, वो ट्रांजैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन फॉल विद इन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी जो एंटिटी जिसने डिस्क्लोज कर रही है, ठीक है, चाहे वो आप इंडिविजुअल टाइप में हो, किसी सिमिलर नेचर का हो, या आप एग्रीगेट हो, आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि आप यानी कंपनी एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके, ठीक है। एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपने पहले मीनिंग बता दी, मैंने ये बताया था, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने डिस्क्लोजर भी दे दिया, शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा में भी बात कर लिया आपने, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, फिर क्या हो सकता है एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल, ठीक है। कई बार ना क्विकली लिखती हूँ, स्पेलिंग एरर हो जाता है, तो उसे माफ कर देंगे, ठीक है। सो बिकॉज माई इंटेंट इज टू गिव यू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है एक्सेप्शनल आइटम का, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, किससे, आपने कोई सेल किया हो या टर्मिनेट किया हो ऑपरेशन को, ठीक है, या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और भी कई चीजें, ये कुछ आध एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। तो आप अपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, मीनिंग दे दी, डिस्क्लोजर बता दिया आपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या शेड्यूल से 3 से क्या रिलेशन है, फॉर्मेट बना दिया इसको, है ना, एग्जाम्पल्स दे दी, सफिशिएंट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यूपीएससी की सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द अदर टर्म दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ordinary activities. So what are the ordinary activities? These are the activities which are undertaken by the enterprise as a part of their own business. These activities are related to the main business, related activities which in actually the enterprise engaged in. ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, यानी नाम खुद बोल रहे भाई हम ऑर्डिनरी हैं, जो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट है, जो बिजनेस की दिनचर्या का काम है, जो उसकी रिलेटेड एक्टिविटी का पार्ट है, जिसमें वो एक्चुअली में लगा हुआ है लगातार, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो गया। लास्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आइटम्स है वो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, शेड्यूल 3 ने बोला भाई कि अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिखाना है। कैसे दिखाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फॉर्मेट इधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, एबनॉर्मल नेचर क्या है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है क्या, अनयूजुअल इवेंट होता है, इवेंट यानी एंड की घटना, अनयूजुअल, ठीक है, जो आउटसाइड द बिजनेस कैटेगरी है, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बाहर, मटेरियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है, और इररेगुलर है, यानी नॉट फ्रीक्वेंट, नहीं फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, इररेगुलर एक्टिविटी है, ओके। सो व्हाट वी कॉल्ड एज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर दोज वन which arise from the abnormal or unusual events lying outside the ordinary range of entities activities. These are both material and expected not to occur frequently or regularly. Clear? So we can call it as the classification of this item is depend on circumstances of the business. आप नहीं देख सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है, हो सकता है ये मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपके लिए ना हो सकता है आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मेरे लिए ना हो। तो कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एंटिटी के लिए हो सकता है वो दूसरी एंटिटी के लिए ना हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हर एंटिटी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, उस डिफरेंसेस की वजह से सबके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? तो मीनिंग दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, फॉर्मेट बना दे, तो सारी बातें करनी है आपको सेम एज यूजुअल, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो, आज काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया। लास्ट सेशंस में हमने काफी थ्योरी कवर अप कर ली, आज के सेशन में भी हमने स्टेटमेंट एंड पीएनएल तक अपने आप को स्ट्रिक्ट रखा। बैलेंस शीट का थोड़ा लेंदी था, इसलिए उसे 2 पार्ट में हमने कवर अप किया, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछ ली जाती है विद एडजस्टमेंट, ठीक है।
तो इसलिए मैंने उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया। अब ऐसा नहीं है कि पीएनएल पे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट का पिक्चर बहुत ज्यादा वाइड है, इसलिए उसको वहां पे कवर अप किया। तो ये आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा, आपने मल्टीपल रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल का मल्टीपल रिवीजन नहीं होता, एक आध एडजस्टमेंट्स जो ट्रबल करती हैं उनको आपने सेपरेट नोटबुक में बना लेना है। ट्री डायग्राम का यूज करना है, वन डे रिवीजन नोट्स क्रिएट करने हैं। अगर उसमें भी डाउट है कि कैसे होता है या कैसे करना है, आप पूछो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू एंड गिव यू सम brief quality knowledge. Keep working hard. We'll see you in the next session more on commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.